जय हिंद साथियों, साइंस के क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ नए क्वेश्चन लेंगे आपके सामने। तो आपको साथ में क्या करना है, क्लास के साथ में OMR शीट भी फिल करना है। मैं आपको OMR शीट का फॉर्मेट समझा देता हूँ। ये आपके सामने OMR शीट है। आपको इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये पढ़ना है। उसके बाद में नाम लिख के टोटल जो क्वेश्चन हो रहे हैं अपने वो यहाँ पे सर्कल करना है मेरे साथ में ही। लास्ट में जब हम वीडियो एंड करेंगे उसके बाद में आपको क्वेश्चन चेक करना है कि आपके कितने सही हुए और अपना मूल्यांकन करना है। इससे आपको पता होगा कि आप आगे ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको यहाँ पे एक टाइमिंग भी मिलेगी, उस टाइमिंग में आपको क्वेश्चन करना है और मैं सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी साथ में आपको दूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करें, रेडी? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? सबसे पहले बात आ रही है न्यूट्रॉन जो एक पार्टिकल है। किसका पार्टिकल है? परमाणु का। किसका? परमाणु का। परमाणु में न्यूट्रॉन होता है नाभिक में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और सबसे पहले बात करें कि इसमें कितने कण होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसकी खोज किसने करी? चैडविक ने। कब करी? 1932 में। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब साथ में दूसरे ऑप्शन को भी अपन देख लेते हैं। थॉमसन ने किसकी खोज करी? प्रोटॉन की। किसकी करी? प्रोटॉन की। ठीक है, रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज करी। ठीक है, ये हो गया। बोहर ने परमाणु का मॉडल दिया था। ठीक है, ये हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलें। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? देखो अभी टाइम कितना है, 13 सेकंड बचे हैं। तो आप लगाइए पहले, उसके बाद में फिर हम इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है? गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है? प्रश्न क्या है? गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है? तो अब यहाँ देखते हैं 4 ऑप्शन आपके, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आपको बताना है। बच्चे बता रहे हैं डी, हेमंत बता रहे हैं, विशाल विश्वकर्मा बता रहे हैं बी। ठीक है, गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है? इसका आंसर अब मैं राइट बताने जा रहा हूं। इसका आएगा राइट आंसर प्रथम नियम। क्या आएगा? प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या बोलता है? कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी। गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि क्या नहीं लगाए अपन? बल। बल लगाओगे तो वो चेंज हो जाएगी। तो इसी को जड़त्व बोलते हैं, स्थिर रहना। स्थिर रहने को जड़त्व बोलते हैं, क्योंकि कोई विराम अवस्था में है तो वो वैसी रहेगी, गति अवस्था में है तो वैसी रहेगी। अगला अपन देखते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन आपको बता रहा हूं, न्यूटन, जूल, पास्कल, दाब। बताइए अपना आंसर। प्रवीण बता रहे हैं ए, गिरिराज बता रहे हैं बी, हेमंत बता रहे हैं सी। तो सबसे पहले अपन ऊर्जा को समझ लेते हैं। ऊर्जा क्या होता है? किसी भी चीज को कार्य करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। यानी बिना ऊर्जा के कोई कार्य नहीं होता है। जैसे विद्युत बल्ब जलाते हो तो एनर्जी चाहिए आपको। ठीक है, कोई भी आपको काम करना है तो आपको क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी के बिना कार्य संभव नहीं होगा। और इसका एसआई मात्रक पूछा है। इसका एसआई मात्रक क्या हो सकता है? अभी हम लगाएंगे। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। बिल्कुल। जूल किसका मात्रक? इसका बाद में बताऊंगा। पास्कल किसका है? दाब का। ठीक है, ये दाब का किसका क्या मात्रक है? पास्कल। तो जूल का मात्रक होगा ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। और कार्य का भी मात्रक क्या है? जूल। दोनों का एक ही मात्रक है। याद रखना है कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ये भी याद रखना है। अदिश राशि क्या होती है? जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, और जिसमें दिशा की जरूरत होती है वो कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूं और 4 ऑप्शन पढ़ देता हूं, आपको साथ में इसका आंसर देना है। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? क्या पूछा आपसे प्रश्न? पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? 4 ऑप्शन है, हृदय, मस्तिष्क, लीवर, दिल। 4 ऑप्शन क्या दिए हैं? हृदय, मस्तिष्क, लीवर, दिल। बताइए। सबसे पहले पीलिया क्या रोग होता है? जब ये पीलिया बीमारी होती है तो हमारे हाथ पैर में हमको पीलापन दिखने लगता है और भूख नहीं लगती इससे आपको। और पीलिया आपको लीवर को प्रभावित करेगा। किसको? लीवर को।
लीवर क्या है? लीवर को हिंदी में बोलते हैं अपन यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और इसका वजन होता है 1.5 किलो के करीब, और ये बाएं साइड में पाई जाती है। अभी हम और देख लेते हैं, और लीवर की और खास बात क्या है ये भी देख लेते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में। ठीक है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? यकृत। तो इतने सारी चीज आपको याद रखना है लीवर के बारे में। शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग है ये। इससे बाहर की जो त्वचा है वो सबसे बड़ी होती है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा होता है क्या है? लीवर। 1.5 किलो वजन है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं, आप आंसर देते चलें। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए आंसर, आपके पास अभी समय है। 4 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, घेंगा, हैजा, अस्थमा, तपेदिक। 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना है। बताइए। घेंगा, हैजा, अस्थमा, तपेदिक। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर होगा घेंगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? घेंगा। अब ये घेंगा क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी? थायराइड। थायराइड ग्रंथि होती है, और ये थायराइड ग्रंथि यहाँ पे आपको पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन बनता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन बनने के लिए आयोडीन जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? घेंगा। ये घेंगा क्यों हो जाता है? कि आपकी थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न पढ़ रहा हूं, आप आंसर दीजिए। चेचक रोग किससे संबंधित है? क्या पूछा आपसे? चेचक रोग किससे संबंधित है? तो हम ऑप्शन देखेंगे, मच्छर, बैक्टीरिया, प्रदूषण, वायरस। हमें अब चारों को आपको समझा दूंगा। तो हम देखेंगे, अब बताइए आप आंसर। बच्चे बता रहे हैं ए, हर्षद बोल रहे हैं ए। चेचक रोग किससे संबंधित है? मच्छर, बैक्टीरिया, प्रदूषण, वायरस। ये वायरल लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? वायरस। ठीक है, मच्छर, बैक्टीरिया, प्रदूषण, वायरस। तो इसका आंसर आएगा वायरस। क्या आएगा? वायरस। ये बिल्कुल राइट है। मैं अब चारों क्वेश्चन को समझा देता हूं। देखो, चेचक रोग होती है वो सूक्ष्म जीव से होगा। किससे होगा? सूक्ष्म जीव। मच्छर सूक्ष्म जीव में नहीं आता है, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव में आता है, लेकिन इससे चेचक नहीं होता है। किससे होता है? वायरस से। प्रदूषण से आप समझते हो, पर्यावरण में हानिकारक तत्वों का मिलना क्या कहलाता है? प्रदूषण। और मच्छर, मच्छर जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, जब आपको काटती है तो आपको मलेरिया रोग होता है, ना कि चेचक होगा। चेचक रोग में आपके शरीर पे घाव बन जाते हैं, और अलग अलग कलर के परतें जम दिखती है आपको। प्रश्न 7 नंबर का है, देखते हैं क्या है। शीशे को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, शीशे को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन बता रहा हूं, बताइए। रेती, काला हीरा, कटर, चाकू। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा गेस करके भी सही कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्या हो सकता है शीशे को काटने के लिए। पहला ऑप्शन क्या है? रेती। रेती से शीशा बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि उससे निशान बनेंगे ओनली। ठीक है। दूसरा काला हीरा। तीसरा क्या है? कटर और चाकू। चाकू से भी निशान बन सकते हैं, वो कटेगा नहीं। कटर से यदि आप काटने जाओगे तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो काले हीरे से कटेगा। किससे कटेगा? काले हीरे से। बिल्कुल राइट है। बच्चे भी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न है 8 नंबर का, देखिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपसे क्या पूछा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, चारों विटामिन को पहले समझ लेते हैं। रेटिनॉल यानी विटामिन ए, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, टोकोफेरॉल विटामिन ई, बायोटीन विटामिन B7। ठीक है, अब चारों विटामिन को मैं एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूं। विटामिन ए जो है, इससे आपको जो रोग होता है वो रतौंधी होता है, और ये काई में पाया जाता है? पपीता, आम, पीले फल में पाया जाता है।
ये क्लियर हुआ। दूसरा विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ये एस्कॉर्बिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, संतरा, नींबू, और इसकी कमी से स्कर भी होता है और दांतों में आपके खून बहने लगता है इसकी कमी से, ठीक है। अगला देखेंगे क्या है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल कैसे होगा, विटामिन ई की कमी से होगा, मतलब विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से होता है नपुंसकता रोग, जिसमें आप प्रजनन क्षमताहीन हो जाती है। और बायोटीन विटामिन B7, इससे क्या होगा, ये होता है आपको लकवा, लकवा जो मार जाता है वो किससे होता है, बायोटीन की कमी से। और बाल भी झड़ जाते हैं, बाल झड़ने का कारण क्या है, बायोटीन। क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा, विटामिन सी से एस्कॉर्बिक अम्ल, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, आपको समय भी मिला है, साथ में मेरे साथ में ही चलें आप। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, ये पूछा है। रोहित क्या ठीक है, ऑप्शन में बता रहा हूं आपको। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। 4 ऑप्शन आपको मैंने बता दिए हैं। अब आप अपने आंसर दीजिए, थोड़ा मैं देख लेता हूं। रोहित जी बता रहे हैं बी, गोलू पांडे जी बता रहे हैं बी, प्रवीण जी बता रहे हैं बी, हेमंत बता रहे हैं बी, लोधी जी बता रहे हैं बी। अब हम देखते हैं इसका आंसर। पहले चारों विटामिन को समझ लेते हैं। विटामिन ए बिल्कुल गलत, विटामिन सी बिल्कुल राइट, विटामिन डी, ठीक है। अब हम चारों विटामिन को समझ लेते हैं। विटामिन ए का नाम क्या बताया, रेटिनॉल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, ठीक है। अब चारों विटामिन के बारे में एक बार पूरी जानकारी ले लेते हैं। विटामिन ए से रतौंधी हो रहा है आपको, विटामिन सी से स्कर भी हो रहा है, विटामिन डी से रिकेट्स रोग हो रहा है, और विटामिन ई से नपुंसकता रोग हो रहा है, बांझपन, महिलाओं में बांझपन हो जाता है। तो चारों विटामिन आपने क्लियर कर लिए। गर्म होने पे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और ये जो विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं, पहले विटामिन को समझ लेते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर में एनर्जी तो नहीं देते हैं, लेकिन रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। कोई भी विटामिन की यदि शरीर में कमी पड़ी तो आप किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। इससे बचने के लिए आपको क्या चाहिए, नियमित रूप से फल सब्जियों के रूप में विटामिन चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं और ऑप्शन भी बता रहे हैं। और लास्ट में मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मैं जब लास्ट करूंगा तो मुझे अपने क्वेश्चन की संख्या भी बताइएगा, ठीक है। अभी यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं गिरिराज जी, रोहित जी, देवराज जी, कैप्टन जी, ठीक है। अभी हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, विद्युत प्रतिरोध का नियम प्रतिपादन किसने किया। विद्युत प्रतिरोध की बात हो रही है, तो पहले विद्युत प्रतिरोध को समझ लेते हैं। जब कोई भी विद्युत धारा बहती है तो उसके बीच में जो रुकावट आती है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। जैसे मान लो ये विद्युत इस तार में बह रही है, तो इस तार के जो परमाणु है, परमाणु के बीच में जो रुकावट आ रही है उसको आगे बढ़ने में, इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं उसकी गति के बीच में जो रुकावट, स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, उस स्पीड ब्रेकर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और इसका नियम किसने दिया है बताइए। बच्चे बता रहे हैं ए, ओम का नियम, कुछ बता रहे हैं बी। चलो चारों ऑप्शन देख लीजिए। ओम का नियम, डार्विन, न्यूटन, जूल। तो इसमें से क्या सही होगा, ठीक है। डार्विन तो बायोलॉजी के वैज्ञानिक है, तो कैंसिल हो गया अपना। न्यूटन बायोलॉजी के हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, कैंसिल हो गया। जूल ने किसका नियम दिया है, ऊष्मा का नियम दिया, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, ओम। आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एलिमिनेशन करना है। जो आपको लगता है गलत है उसको अलग हटाइए, और बाकी जो आपको लगता है उसके हिसाब से आप सही कीजिए। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आपको काम आएगी। अगला देखते हैं। प्रश्न पूछा है, ऑप्शन के साथ में आपको देखना है कि क्या सही हो सकता है और मुझे बताना है। चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है बताइए। अभी आपका समय चल रहा है। कैप्टन जी बोल रहे हैं ए मतलब 20, विशाल बोल रहे हैं 13, विशाल बोल रहे हैं बी, विशाल विश्वकर्मा बोल रहे हैं बी, राम सांकला जी बोल रहे हैं बी, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं। हमारा जो सिर है, सिर में 29 हड्डियां होती है, कितनी, 29 हड्डियां। उसमें से हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होगी, ये जो हमारे सिर का जो पूरा कपाल है वो 8 हड्डियों से बना है। कपाल कितनी हड्डियों से बना है, 8 हड्डियों से। उनमें से 14 चेहरे में होती है, तो 8 और 14 कितने हुए, 22। 22 के साथ में 6 हड्डी कान में होती है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, टोटल ये 6 हो गई। और 14 हड्डी का अपना चेहरा बना।
और 8 हड्डियां हमारे सिर को ढकती है, तो टोटल कितनी हो गई 28। और एक होती है हाइट, एक होती है हाइट की हड्डी, तो टोटल कितनी हो गई 29। आपसे क्या पूछा है चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपको क्या लगाना है शामिल, ये मतलब 14 नंबर का, बिल्कुल राइट। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब मैं पूछूं कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो क्या बोलोगे 206। 206 हड्डियां होती है। हमारा कंकाल जो बना होता है, ये कंकाल हमको एक तरह की बनावट देता है, शारीरिक ढांचा जो हमारा बनता है वो कंकाल से बनता है। कंकाल को चलाने के लिए जो तंत्र होता है उसको मांसपेशी तंत्र बोलते हैं। टोटल जो हड्डी होती है उसमें से पेशियां होती हैं हमारी 24, ठीक है। और बाकी आपको टोटल हड्डियों का नाम यहाँ पे कुछ कुछ के पता होना चाहिए, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 310 हड्डी के करीब रहती है, और लास्ट में जाके कितनी हो जाती है, वयस्क होता है 206 बच जाती है। 310 से कितनी हो गई 206। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, 4 ऑप्शन आए हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन बम को समझेंगे। हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। आप अपने आंसर भी बताते रहिए, फिर मैं बाद में आपको देखूंगा कि आपने कितने सही किए हैं। विनय कुशवाहा जी बोल रहे हैं बी। चलो मैं पहले प्रश्न का ऑप्शन बता देता हूँ। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, विलियम रेमजे, एडवर्ड टेलर, शीले प्रिस्टले, रदरफोर्ड, बताइए। ठीक है, तो चारों ऑप्शन अपन देख लेते हैं, इसके बाद में हम हाइड्रोजन बम को पहले समझ लेते हैं। हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, यानी 2 छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो कौन सी प्रोसेस होती है, नाभिकीय संलयन। एक नाभिक जब 2 में टूटता है तो उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने बताया था, एडवर्ड टेलर ने। किसने बताया था, एडवर्ड टेलर ने। तो ऑप्शन क्या जा रहा है आपका, बी सही है। क्या है, बी, ठीक है, बी वाला सही गया। अब हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में खतरनाक कौन सा होता है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। जो खतरनाक होता है वो हाइड्रोजन बम होता है, 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होता है परमाणु बम से। यदि इसका विस्फोट होगा तो 1000 गुना ज्यादा हानि पहुंचाएगा, ठीक है। अभी तक इसका उपयोग कहीं भी नहीं हुआ है, ठीक है। परमाणु बम का तो जापान पे हो भी गया है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा विस्फोटक बम है। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर का, आपको टाइम भी मिल रहा है, लगाइए साथ में मेरे साथ में। आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मधुमेह, एनीमिया, बांझपन, घेंगा। ये चारों बीमारियां हैं, बताइए। सबसे पहले हम चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। राम शुक्ला जी बता रहे हैं बी, राम सांकला, रवि प्रजापति, विशाल विश्वकर्मा, रवि प्रजापति, रोहित जी, सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेरे साथ में आंसर भी लगाइए। मैं चारों को पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ। मधुमेह, बात किसकी हो रही है, मधुमेह की। ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में किसकी बात हो रही है, मधुमेह की। तो मधुमेह का संबंध आयरन से बिल्कुल भी नहीं है। अब मधुमेह होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये एक तरह की बीमारी है जो इंसुलिन की कमी से होती है। किसकी कमी से होगी, इंसुलिन की कमी से। आपके शरीर में अग्न्याशय जो होता है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो ये आपको कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज। डायबिटीज मतलब मधुमेह, ठीक है। लेंगर हैंस की दीपिका कोशिका से बनता है अग्न्याशय में, ठीक है। तो ये तो अपना गलत हो गया, क्योंकि आयरन की बात हो रही है तो इसमें कहीं बात हुई नहीं है, ठीक है। दूसरा देखेंगे बांझपन। बांझपन मतलब होता है संतान की उत्पत्ति में प्रजनन क्षमता का ह्रास होना। जब हमारी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है उसको बांझपन बोलते हैं। घेंगा रोग क्या होता है, शरीर में थायराइड जो ग्रंथि होती है वो फूल के बड़ी हो जाती है, तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा, घेंगा। अब आ रही है बात एनीमिया की। तो एनीमिया किसको बोलेंगे, शरीर में खून की कमी। जब शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, एनीमिया। और ये होता है आरबीसी की कमी से। आपके रक्त में किसकी कमी हो गई, आरबीसी की। अब ऐसा होने पे आपको क्या होगा, आपको थकान होगी, आपको घबराहट होगी, और आपके शरीर में जो स्फूर्ति होती है वो खत्म हो जाएगी। इसकी यदि ये बीमारी होती है तो डॉक्टर आपको पालक, सेब और आयरन वाली चीज खाने के लिए देते हैं, गुड़ भी खाने को देते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे प्रश्न 14, चाकू से काटने वाली धातु कौन सी है। प्रश्न 14 साथ में मेरे साथ में चलिए आप भी। प्रवीण यादव जी, रवि प्रजापति जी, सागर जी, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ में ही चल रहे हैं। चाकू से काटने वाली धातु कौन सी होती है। 4 ऑप्शन है, पहला लिथियम, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा सोडियम और चौथा ऑर्गन। 4 ऑप्शन में बताइए। बच्चे बता रहे हैं, आसेंद्र जी बता रहे हैं सी, रवि जी बता रहे हैं ए।
चाकू से क्या काट सकते हैं? अब पहले तो इसमें ये देखो कि चाकू कौन सी धातु है नहीं। अब देखेंगे ऑर्गन क्या है, गैस है, तो इसका खेल खत्म। हाइड्रोजन गैस है, इसका खेल खत्म। तो दो ऑप्शन हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिए। अब बचे कितने, दो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोडियम और लिथियम की। तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। कैसी धातु है, हल्की। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चाकू से काटने की बात हो रही है, तो लिथियम तो चाकू से कटेगी नहीं। अब बिल्कुल सोडियम क्या होगा, सही। अब सोडियम के बारे में समझ लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 11। परमाणु क्रमांक क्या है, 11। और ये अभिक्रियाशील धातु है। इसको यदि आपने हवा में खुले में छोड़ा तो ये जलने लगेगी। इसके लिए इसको केरोसिन के तेल में रखते हैं, केरोसिन के तेल में। और ये प्रकृति में खुले रूप में नहीं पाई जाती है, ये आपको यौगिक अवस्था में मिलेगी। अगला देखेंगे प्रश्न 15, इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? क्या पूछा, नहीं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं को नहीं पढ़ते हैं, इससे पूरा प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अभी हमको यहाँ पे ये गलतियां भी सुधारते चलना है। पूरा प्रश्न ढंग से पढ़िए आप। इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं दिखाई देता पूछा है। तो हमारा जो इंद्रधनुष होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और उन 7 रंग में कौन से रंग नहीं होते, आप एलिमिनेशन करिए। रवि जी बता रहे हैं डी, गिरिराज सी, प्रवीण सी, रितेश कुमार बता रहे हैं डी। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं जो इंद्रधनुष होता है वो 7 रंग से मिलकर बनता है, 7 रंग से। ठीक है, तो उन 7 रंग में काला बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर, डी। अब क्या होता है कि जो इंद्रधनुष होता है वो 7 रंग, जब वो प्रकाश, जैसे ये प्रिज्म है, यहां से प्रकाश गया और जब वर्ण विक्षेपण होगा तो 7 रंग निकलेंगे। कौन से रंग निकलेंगे, 7 रंग। लेकिन उसमें काला रंग नहीं होगा, क्योंकि काला रंग इसके लिए नहीं होगा क्योंकि जो होता है, यदि प्रकाश किसी चीज में बाहर नहीं निकलता है तो काला रंग बनता है। प्रकाश जब बाहर निकलेगा तो 7 रंग फैलाएगा। और इंद्रधनुष में कितने रंग हो जाते हैं, 7 रंग। जब सूर्य का प्रकाश बादल और वर्षा के जल के संपर्क में आता है तो इंद्रधनुष बना देता है। क्लियर हुआ, तो ये तीनों इसमें मिलेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न 16, सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोने की बात हो रही है। ठीक है, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला यूरेनियम, दूसरा प्लेटिनम, तीसरा सीसा, चौथा पारा। बताइए सबसे पहले क्या पूछा है, सफेद सोना किसे कहते हैं? ठीक है, पारा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि सोने जैसा दिखता है क्या, वो बिल्कुल गलत। सीसा क्या है, बैटरियों में यूज करते हैं, ये भी काम नहीं आएगा। अगला यूरेनियम, विस्फोट में काम करते हैं, ये भी काम नहीं आएगा। तो बचा क्या, प्लेटिनम। प्लेटिनम आभूषण बनाने के काम आता है। आभूषण बनाने के काम कौन आते हैं, एक तो सोना और एक प्लेटिनम। ये मूल्यवान धातु है, काफी महंगी होती है और आपको गोल्डन से थोड़ा सा लाइट कलर इसका मिलेगा, यानी वाइट वाइट मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, अगला देखेंगे कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया? प्रश्न क्या है, कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया? 4 ऑप्शन है, बोरेन, मार्शल, रॉबर्ट हुक, विर्चो। बोरेन, मार्शल, रॉबर्ट हुक, विर्चो, 4 में से बताइए। सबसे पहले मैं कोशिका को क्लियर कर देता हूं। कोशिका क्या होती है? हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। किसी भी जंतु का शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से। चाहे वो सूक्ष्म जीव हो या कोई भी जीव हो, उनका शरीर किससे बना है, कोशिका से। अब कोशिका की खोज हुई है 1665 में। कब हुई है, 1665 में। क्या हुआ था कि रॉबर्ट हुक अपने घर पे कुछ कार्य कर रहे थे। उन्होंने कांच के लेंस से देखा तो उनको एक लकड़ी की कार्क की छाल में एक मधुमक्खी के छत्ते समान संरचना दिखाई दी। तो इन्होंने उसको नाम दे दिया सेल। क्या नाम दिया, सेल। क्योंकि लकड़ी की जो छाल होती है वो मृत होती है। कैसी होती है, मृत। तो मृत कोशिका की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने। कब करी, 1665 में। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं, जीवित कोशिका की खोज किसने करी? जीवित कोशिका, क्योंकि इन्होंने मृत की करी 1665 में। जो कार्क की छाल में इन्होंने देखा तो उसको नाम दे दिया कोशिका। ठीक है, लेकिन जीवित की पूछे तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने ऐसा क्या करा, इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणु की खोज करी।
किसकी खोज करी? जीवाणु की। क्योंकि आपसे दो क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, एक तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बिल्कुल सही हुआ। बाकी के ऑप्शन को भी अपन देख लें, ठीक है। तो ये तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बोरेन भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, विर्चो उत्परिवर्तन से संबंधित है, तो रॉबर्ट हुक ही बिल्कुल सही होगा इसका। प्रश्न 18, वायरस से होने वाले रोग हैं। किससे होने वाले रोग पूछे हैं? वायरस से। तो पहले हम ये पता लगाते हैं वायरस। वायरस ठीक है, ठीक है। मेरे साथ में जो लोग जुड़े हैं, राम सांकला जी जुड़े हैं, कैप्टन जी जुड़े हैं, रोहित कोर्मी जुड़े हैं, रोहित भारिया, हेमंत पटेल, सभी का स्वागत है यहाँ पे। आप मेरे साथ में ये करते चलिए क्वेश्चन, ठीक है। वायरस से होने वाला सामान्य रोग है, ठीक है। यहाँ रोग पूछा है, तो रोग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। तो वायरस क्या है, कौन सा रोग पैदा करेगा? संक्रामक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाएगा, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण पर ले लेते हैं, अभी रिसेंटली क्या चल रहा है? कोरोना। तो कोरोना भी एक उसका उदाहरण हो गया। तो हमसे यहाँ पे पूरी एक लिस्ट दे रखी है जिसमें 4 ऑप्शन है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, खांसी जुकाम, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन हमसे जल्दी क्यों बन जाते हैं, इसका रीजन भी बता देता हूँ। क्योंकि हमको यदि यहाँ पे 2 का आंसर पता है तो हम पूरा आंसर सही कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? उपरोक्त सभी। इन्फ्लुएंजा वायरस की बीमारी है, डेंगू वायरस से, एड्स HIV से होता है, खांसी जुकाम भी वायरस से होती है जो 2 से 3-4 दिन तक चलती है, ठीक है। अगला देखते हैं, अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम शब्द दिया, अनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम दिया, ठीक है। तो सबसे पहले लगाइए, आप आंसर लगाइए। डी बता रहे हैं बच्चे, लेमार्क। मैं 4 ऑप्शन पढ़ देता हूं, ग्रीक, वाटसन, मेंडल, लेमार्क। ग्रीक, वाटसन, रोहित भारिया सी, हेमंत पटेल सी, ठीक है। चलो, अनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम दिया, ग्रीक, वाटसन, मेंडल, लेमार्क, ठीक है। तो इसका आंसर बता दूं मैं, पहले थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। चलिए, इसका अनुवांशिकता का डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। माता पिता के जो गुण हैं, माता पिता के जो गुण हैं वो वंशागत होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो उनको ले जाने का जो प्रोसेस है वो DNA के माध्यम से होता है, और इसी विज्ञान को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। जब हम DNA का अध्ययन करेंगे, जेनेटिक्स उसको कहेंगे, क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी। तो इससे संबंधित किसने दिया, बताइए मुझे। राहुल यादव बता रहे हैं सी, अजय पाल बी, राम शुक्ला ए, विनय कुशवाहा बी। इसका आंसर क्या आएगा? ग्रीक, वाटसन, मेंडल, लेमार्क। इसका आंसर आएगा बी, बिल्कुल सही है। देखो क्या हुआ था, अनुवांशिकता की सबसे पहले जो इसके बारे में इसका पिता किसको कहते हैं अनुवांशिकता का? मेंडल को। किसको कहते हैं? मेंडल को। लेकिन सबसे पहले रिसर्च कौन कर रहा था अनुवांशिकी पे? मेंडल जी। लेकिन इनकी मृत्यु हो गई अचानक। लेकिन इन्होंने जो लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं उनको कारक बोला है। क्या बोला है? कारक, ठीक है। तो इनकी ये जो खोज हुई थी मटर के पौधे पे हुई थी, और मटर के पौधे पे इन्होंने खोज करी, तो इनको क्या है कि किसी ने भी स्वीकार नहीं किया और इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के 20 साल बाद लोगों को जब वापस खोज हुई इनके रिसर्च पे, तो फिर इनको अनुवांशिकता का पिता कहा, ठीक है। तो कौन है अनुवांशिकता का पिता? मेंडल। और अनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? वाटसन ने। दोनों अलग अलग चीजें। लेमार्क किससे जुड़े हैं? नेचुरल सिलेक्शन से, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, ठीक है। विनय जी जुड़े हैं मेरे साथ में, आशेंद्र, रोहित भूरिया, दिलीप जी, ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन किस विषय में होता है? ब्रह्मांड का अध्ययन की बात हो रही है तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, साइबरनेटिक्स, टेक्टोनिक्स, कॉस्मोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। अब यहाँ पे हमको ये चीज देखना है कि देखो प्रश्न में कितने ऑप्शन है? 3। प्रश्न में कितने ऑप्शन है? 3।
ऐसे जो प्रश्न आते हैं उनमें से डी आंसर की संभावना बहुत कम होती है। हमेशा हमको 3 ऑप्शन में से एक सही हो ही जाता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, साइबरनेटिक्स में अध्ययन होता है मानव और मशीन का, मानव और मशीन के संबंध का, कि जो मशीन है वो मानव के लिए कितनी हानिकारक है, क्योंकि हम कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है, लाभदायक तो है ही है, हानिकारक भी ज़्यादा यूज में हो सकता है। तो साइबरनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करेंगे, मशीन और मानव का। टेक्टोनिक्स में किसका अध्ययन करेंगे, प्लेट का, क्योंकि जो हमारी धरती है, जो हमको गोल दिखाई देती है पृथ्वी, वो बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी है, तो उसका अध्ययन काय में करेंगे, टेक्टोनिक्स में। कोस्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे, ब्रह्मांड का। क्लियर हुआ, कोस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, ब्रह्मांड का। तो हमारा आंसर मिला आपको, क्या आएगा, सी, बिल्कुल सही है। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। और ब्रह्मांड होता क्या है, ब्रह्मांड को थोड़ा समझ लीजिए। हमारी जो आकाश गंगाएं हैं वो सब मिलके क्या बनाती है, ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड सूक्ष्मतम अणु से लेके जितने भी तारे हैं सभी किस में सम्मिलित होंगे, ब्रह्मांड में, यानी यूनिवर्स। अगला देखेंगे प्रश्न 21 नंबर का, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। आपके पास अभी टाइमर आपका चल रहा है, 11 सेकेंड है, बताइए। विनय कुशवाहा जी, रोहित भूरिया जी, रोहित कुर्मी जी, सभी जुड़े हैं मेरे साथ में, बताइए। रोहित, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। अब 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, चारों में से। हेमंत जी, ए बिल्कुल सही है, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की, फंक ने करी। और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील होते हैं बी और सी, कितने विटामिन हुए, बी और सी। वसा में घुलनशील ए, डी, ई के। इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूं ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे। इसको याद रखना है, जल मतलब वाटर, वाटर को आगे लिख दो, बी और सी, WBC, भूमिका चावला। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। और इसको याद रखोगे, अधिक, अधिक लग रहा है आपको, इससे आपको याद हो जाएगा। किसने करी खोज, फंक ने करी। प्रकार कितने, 2 प्रकार, एक होता है बी और एक सी। और वसा में घुलनशील ए, डी, ई के। ठीक है, और विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। प्रश्न 22, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है। अभी आपका टाइमर चल रहा है, 11 सेकेंड बचे हैं, बताइए। ऑक्सीजन, पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। हम जब वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर से घेरा, वायु का एक घेरा है जिसने पृथ्वी को घेर रखा है। अब उसमें गैसों का मिश्रण बहुत सारा होता है, तो हमको ये बताना है कि कौन सी गैस कितने प्रतिशत होती है। तो उसका रेशो हम देख लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और अन्य गैस। देखते हैं, 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, और अन्य गैस, बाकी जो बचा वो अन्य गैस में आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है। तो आपको इस चारों में से कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये बताने के बाद में विटामिन सी, 78%। हमारे मानव के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। और पेड़ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में क्या यूज करते हैं पेड़ पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 23, 4 ऑप्शन के साथ में देखेंगे। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो ऑप्शन है ए 65 से 70%, बी 50%, सी 60%, डी 80%। चारों ऑप्शन एक बार और पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन है 65 से 70%, दूसरा है 50%, तीसरा है 60%, चौथा है 80%। तो बताइए, रोहित जी बता रहे हैं ए, दिलीप सी। ठीक है, देखेंगे मानव शरीर में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, अलग अलग होती है, लेकिन स्वस्थ शरीर मनुष्य का पूछा, स्वस्थ मनुष्य का, तो 65 से 70%, 65 से 70%, यानी 65% के ऊपर। और इसमें ऐसा होता है जब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है और आपके शरीर की त्वचा जो रूखी रूखी हो जाती है,
चेहरे पे लाली घटने लगती है, मतलब चेहरे पे जो चमक होती है वो भी घटने लगेगी। ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती है, आपसे क्या पूछा है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिखेंगे, पहला यकृत, दूसरा हृदय, तीसरा अस्थि मज्जा, चौथा फेफड़े। बताइए लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, पहले लाल रक्त कणिकाओं को इंग्लिश में समझ लीजिए, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का पूछा है, कहाँ पे पाई जाती है। प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पूछना चाह रहे हैं कि लाल रक्त कणिकाएं, वैसे सही है ये, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती है पूछा है, तो सीधे से ऑप्शन यकृत, हृदय, अस्थि मज्जा, फेफड़े। तो लाल रक्त कणिकाएं वैसे रक्त में पाई जाएगी, और यहाँ पे ऑप्शन आपको दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं रक्त कहाँ पे बनता है। क्या पूछना चाह रहे हैं, रक्त कहाँ पे बनता है। तो यकृत में तो बिल्कुल नहीं बनता है, गलत। हृदय में, हृदय तो उसको परिवहन करता है, तो वो भी गलत हो गया। फेफड़े ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं, तो ऑप्शन क्या आया सही, बोन मेरो। कहाँ पे बनता है, बोन मेरो में, बिल्कुल राइट। अब समझ लीजिए पहले रक्त को, जब हम नवजात शिशु होते हैं तो ये बनेगा यकृत में। कहाँ पे बनेगा, यकृत में। जब हम वयस्क हो जाएंगे तो कहाँ पे बनेगा, अस्थि मज्जा में। कहाँ पे बनेगा रक्त, अस्थि मज्जा में। और रक्त में क्या क्या शामिल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। इसको, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, रक्त। ये सारी कणिकाएं भी आ गई और ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रश्न को समझ लीजिए पहले, उसके बाद में आंसर दिया कीजिए, ताकि आपका गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 25, डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या पूछा है, डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यूटन के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उत्प्लावक नियम, जड़त्व। बताइए, दिलीप जी डी, शीतल जी सी, हाँ, रोहित कुर्मी जी, शीतल जी, अजय पाल जी, सभी यहाँ पे मुझे देख रहे हैं और ऑप्शन भी अपने बता रहे हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं डायनामो क्या होता है। डायनामो का मतलब होता है विद्युत पैदा करने का यंत्र। यह यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। यानी आपकी जो मैकेनिकल जो है एनर्जी, उसको काय में बदलेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसके लिए इसमें 2 चीज होती है, चुंबक और एक कुंडली। क्या चीज होती है, चुंबक और कुंडली। जब कुंडली चुंबक के आसपास घूमती है तो क्या पैदा करती है, विद्युत पैदा करती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डायनामो। तो इसमें न्यूटन का कोई काम है क्या, बिल्कुल गलत, न्यूटन का कोई काम नहीं है। दूसरा, उत्प्लावक बल पानी से संबंधित है। जब आप पानी में कोई चीज फेंकते हैं तो पानी एक उछाल मारता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्प्लावन। तो ये भी कोई रिलेटेड नहीं है। जड़त्व, जड़त्व मतलब होता है कोई चीज स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब क्या होता है, किसी चुंबक को कुंडली के पास में घुमाते हैं तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसमें, फ्लक्स में। और ये विद्युत फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो कुंडली क्या है, पेक है। कुंडली पेक है तो उसमें विद्युत पैदा हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये जो है इसके अंदर हमने वायरिंग कर रखी है कॉपर की और आसपास चुंबक लगा रखी है, इसी को बोलते हैं डायनामो। जब इस कुंडली को अपन घुमाएंगे तो विद्युत पैदा होगी। क्लियर हुआ। और ये किसने दिए नियम, फेराडे ने। फेराडे ने किसका नियम दिया, डायनामो। डायनामो संबंधित नाम आएगा तो क्या बताना है, फेराडे। प्रश्न क्रमांक 26, आवर्त सारणी किसने दी थी। आवर्त सारणी मतलब आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। ऑप्शन पढ़ देता हूं, मेंडलीव, हेनरी मोल्जे, न्यूलैंड, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया था इनमें से कोई नहीं वाला आंसर बहुत कम होता है, तो बताइए। सबसे पहले मैं आवर्त सारणी को बता देता हूं। आवर्त सारणी इस प्रकार की होती है जिसमें जो वर्ग होते हैं, इस टाइप के वर्ग होते हैं, कितने, 18 वर्ग कितने होते हैं, 18। और जो आवर्त होते हैं वो होते हैं 7। कितने होते हैं, वर्ग कितने हुए आपके, 18, आवर्त कितने हुए, 7। अब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया है। कौन सा नियम दिया, अष्टक नियम। तो ये तो कैंसिल हो गया। हेनरी मोल्जे का कहीं से कहीं तक इससे संबंध नहीं है।
अब बचा क्या, 2 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं और मेंडलीव, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, मेंडलीव। मेंडलीव ने आधुनिक आवर्त सारणी दी है आपकी। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताना चाहूंगा कि अभी हमारे तत्व कितने हैं, एलिमेंट कितने पाए जाते हैं पृथ्वी पे, 118 अभी वर्तमान में तत्व हैं जो एट प्रेजेंट अभी हैं। प्रश्न क्रमांक 27, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है। प्रश्न क्या है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है। 4 ऑप्शन है, हीलियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है बताइए। रोहित जी ए, शीतल ए, रोहित 118, रोहित कुर्मी डी। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है, तो आपको सबको मालूम है वायुयान हवा में रहता है, तो हवा में हम भारी गैस तो भरेंगे नहीं, उसमें हल्की गैस भरेंगे। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है इसमें से, देखो पहले सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, इसको तो भर ही नहीं सकते, इसको भरेंगे तो आग लग जाएगी, कैंसल। सेकंड नंबर पे अब क्या आया, हीलियम, तो किसको भरेंगे अपन, हीलियम को, तो इसका आंसर क्या हुआ, ए सही हो गया। क्लोरीन, क्लोरीन तो उसमें भरेंगे नहीं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नहीं भरेंगे। नाइट्रोजन भर सकते हैं लेकिन हम क्या भरते हैं, हीलियम। ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न क्या है, ऐसी धातु जो कमरे के ताप अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कमरे में जो टेम्परेचर होता है, मान लेते हैं 27 होता है, कितना होता है 27 डिग्री। अब आपसे पूछिए धातु, अब धातु आपने सब धातु सुनते ही आपके पास में कठोर चीज का नाम आता है कि धातु होगी तो कैसी होगी, कठोर। लेकिन एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, अब उसका नाम पूछा आपसे, ब्रोमीन, मरकरी, तांबा, जस्ता। ब्रोमीन, मरकरी, तांबा, जस्ता, पता लगाइए, मुझे बताइए। रोहित मर्क्यूरी, आर्मी न्यूज बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी बताइए, बिल्कुल आपको इंग्लिश में बताएंगे। रोहित जी बी, रवि सी। ऐसी धातु मतलब ऐसी मेटल जो हमारे रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड अवस्था में पाई जाएगी, तो अब इसका क्या आएगा भाई, ब्रोमीन तो अधातु है, क्या है अधातु, तो कैंसिल करो इसको। तांबा, तांबा आप सबको मालूम है घर पे लाते हो, कठोर होता है, कैंसिल करो इसको। जस्ता कैसा होता है, कठोर होता है। अब बात आ रही है मरकरी की, तो मरकरी जो होती है वो 39 डिग्री टेम्परेचर तक तरल अवस्था में रहती है, ठीक है। तो तरल अवस्था वाली एकमात्र धातु कौन सी है, मरकरी। क्या आएगा, मरकरी। मरकरी को अपन बोलते हैं पारा, क्या बोलते हैं, पारा। क्लियर हुआ ये। चलो अभी हम धातु की बात करें तो धातु को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जो धातु होगी उससे रिलेटेड। सबसे भारी धातु बताइए, सबसे भारी धातु मुझे यहाँ पे कमेंट में बताइए आप। मैं भी आपका देखना चाह रहा हूँ नॉलेज, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन आपको दिख गया, आप बिना ऑप्शन के बताइए। सबसे भारी धातु बताइए मुझे पृथ्वी पे। कोई भी बच्चा नहीं बता रहा है, कुछ भी बताइए, यहाँ मैं कमेंट में पढ़ूंगा आपका। चलो ठीक है, हम बात कर लेते हैं। सबसे भारी धातु होगी ओस्मियम। कौन सी होगी, ओस्मियम। देवराज जी ने बिल्कुल सही बताया है, लोहा नहीं होगी, लोहे से भारा तो पारा होता है, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, ठीक है। अब एक बार और धातु पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये धातु। यहां से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। सबसे हल्की धातु बताइए, हल्की धातु। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, यहाँ पे कमेंट पे बताइए। अभी तक कोई भी बच्चा नहीं बता पाया इसका सबसे हल्की धातु का, जो आपकी मोबाइल की बैटरी में होती है। अब बताइए, हिंट भी दे दी मैंने। अब एक कोई बता रहा है हीलियम, हीलियम तो गैस है, मैं धातु की बात कर रहा हूं। मैं विशाल जी बता रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो गैस है। अब रविराज बोल रहे हैं तांबा, ठीक है। अब देवराज जो बिल्कुल सही बता रहे हैं, कौन सी होगी, लिथियम। कौन सी होगी, लिथियम। मोबाइल की बैटरी इससे ही बनती है, वहां पे लिखा रहता है लिथियम आयन, ऐसा लिखा रहता है।
मोबाइल की बैटरी पे, ठीक है, सबसे हल्की धातु है। मोबाइल की बैटरी कितनी हल्की होती है। अब प्रश्न आया है 29 नंबर का, हम उससे रिलेटेड अब बात करेंगे, क्वेश्चन जो आएंगे उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु होता है। प्रश्न क्या आया, दूध को दही में बदलना, वो भी जीवाणु के द्वारा। बताइए आप सभी। चार ऑप्शन में एक बार आपको बता देता हूं, थर्मल, लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। एक बार और सुन लीजिए, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु होता है। थर्मल, लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बिल्कुल ही आएगा ही नहीं, इसको हटा ही दो। अब कितने बचे, तीन। तीन को हम देखते हैं। थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है, गर्म करना। तो भैया दूध को जब गर्म करोगे तो क्या दही बन जाएगा, कैंसल करो। अब आ गया बैक्टीरिया, तो नॉर्मल बैक्टीरिया तो बदलेगा नहीं, फिर उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, लैक्टोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। ये क्या है, दूध को दही में बदल देगा। आप ऐसा क्यों होता है, जब आप दूध जो रहता है उसको गर्म कर लेते हैं तो बैक्टीरिया क्या हो जाता है, मर जाता है। और जब वो थोड़ा टाइम हो जाता है तो बैक्टीरिया आपका एक क्रिया करके क्या करेगा, लैक्टोबैसिलस दही में बदल देगा दूध को। अब बात करते हैं बैक्टीरिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मैंने बोला था आपको मैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करूंगा। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। अब मुझे बताइए जीवाणु की खोज किसने की। आपका टाइमिंग चालू होता है अब। मैं यहाँ पे सबको पढ़ भी रहा हूं, बताइए जीवाणु की खोज किसने करी। ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ये एक शर्त है। आर्मी न्यूज इसका भी बता रहे हैं मुझे, बिल्कुल वो तो क्लियर हो ही गया, मैंने राइट लगा ही दिया है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताइए मुझे, जीवाणु की खोज किसने की। जीवाणु की खोज, ये थोड़ा लेट चल रहा है क्या। जीवाणु की खोज किसने की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, क्या सारे, ल्यूवेनहॉक बिल्कुल सही है। रितेश जी ने बिल्कुल सही बोला है, विशाल जी ने भी सही बोला है। ठीक है, चलो अभी और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कर लें। ठीक, इससे रिलेटेड अपन और क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु से रिलेटेड पूरा ही क्लियर कर लेंगे अपन। देखो जीवाणु, एक मिनट, जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, लाभदायक और हानिकारक। कैसे होते हैं, लाभदायक और हानिकारक। मुझे एक ऐसा विषाणु बताइए, जीवाणु बताइए जो लाभदायक है, बताइए। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं घुमा फिरा के, और आप इनके चक्कर में रह जाते हैं, और इस चक्कर में आपको बस एक ही 5 फैक्ट याद होता है। यहाँ पे हम पूरा देखेंगे कि बैक्टीरिया एक तो लाभदायक होता है, एक हानिकारक होता है। तो मुझे दोनों के नाम बताइए, एक हानिकारक और एक लाभदायक। बताइए, मैं देख रहा हूं बैक्टीरिया लाभदायक कौन सा है और हानिकारक कौन सा है। लैक्टोबैसिलस क्या है, लाभदायक है। कौन सी श्रेणी में रखूं इसको, बिल्कुल सही है, लैक्टोबैसिलस कैसा है, लाभदायक है, दूध को दही में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। और भी बताइए, राइजो राइजोबियम जो जीवाणु है वो क्या करता है भैया, पौधों के लिए नाइट्रोजन देता है। क्या करता है, नाइट्रोजन देता है, राइजोबियम। तो ये भी लाभदायक में जाएगा। हानिकारक में क्या है, जो हमको बीमारी फैलाते हैं, टीबी होता है हमको, टीबी बीमारी काहे से होता है, बैक्टीरिया से। ट्यूबरकुलोसिस, HIV तो एड्स से हो रहा है, उससे हो रहा है, विषाणु से। लेकिन टीबी काहे से हो रहा है, तपेदिक लेक्टो उससे हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम है ना, तो होता है। तो ये क्लियर हुआ। तो हमको इस टाइप से पढ़ना है, जब जीवाणु की बात करें तो लाभदायक जीवाणु और हानिकारक जीवाणु, और उसका पूरा बीमारी। अगला प्रश्न आ रहा है, बर्फ जमती है तो उसका घनत्व होता है। चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, घनत्व बढ़ेगा, घनत्व घटेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, कह नहीं सकते। तो कह नहीं सकते तो आपसे तो क्वेश्चन ही पूछ रहा हो, इसको तो कैंसिल करो। अब इन तीन में से बताओ क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, कोई प्रभाव नहीं होता है।
जब बर्फ जमती है तो उसका घनत्व बढ़ता है, घटता है, कोई प्रभाव नहीं। बताइए। मैं आपका वेट कर रहा हूं, आंसर का देख भी रहा हूं। हेमंत जी, रोहित जी, देवराज, विशाल, आदित्य, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं लाइव, और सभी अपना आंसर भी बता रहे हैं। जब बर्फ जमती है तो उसका घनत्व होता है। बताइए। देखो, ये है जल। क्या है? जल। अब इस जल को मैंने फ्रीजर में रख दिया है, तो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? अब बताइए। कुछ बोल रहे हैं बढ़ेगा, कुछ बोल रहे हैं घटेगा। अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं बी का ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ ए का भी बता रहे हैं। तो हम इसको समझ लेते हैं। पहले तो हम जल को समझ लेते हैं, उसी से समझ में आएगा पूरा। जल 3 रूपों में मिलता है: ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अब देखते हैं जल को। एक बोतल में आपने जल लिया, इसको आपने फ्रीजर में रख दिया, तो जो बोतल का आकार बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आकार बढ़ जाएगा। तो जब आकार बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। पहले जल में एक पॉइंट पे कुछ अणु आ रहे थे, अब वो अणु फैल जाएंगे, तो फैल जाएंगे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बिल्कुल सही, इसका क्या आएगा? बी आंसर। घनत्व बढ़ेगा नहीं, ये जल में उल्टा होता है, घनत्व उल्टा घटेगा। ठीक है, अगला देखेंगे। लोहे पर जंग लगना किसकी प्रक्रिया है? लोहे पर जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? बताइए। यानी बात हो रही है संक्षारण की। किसकी बात हो रही है? संक्षारण की। कोई सी भी धातु हो, अपन खुला छोड़ देंगे तो उसमें रस्ट लग जाएगी, यानी जंग। तो यहाँ पे हम लोहे की जंग की बात कर रहे हैं। तो कौन सी प्रक्रिया है वो पूछ रहे हैं। भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। बताइए। चावड़ा मोहित जी ए, फ्यूचर फौजी ए, रोहित जी ए, चावड़ा मोहित जी ए। ठीक है, बताइए। 4 ऑप्शन है, रासायनिक है, भौतिक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। लोहे पे जंग लगना। ठीक है, लोहे पे जंग लगती है तो उसमें आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, आयरन ऑक्साइड की। और आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी तो कौन सी क्रिया हो? भौतिक क्रिया हुई क्या? भौतिक क्रिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है? आयरन ऑक्साइड। तो कौन सी प्रक्रिया हुई? रासायनिक। भौतिक का तो नामो निशान नहीं है, दोनों भी गलत। कौन सी क्रिया हुई? आयरन ऑक्साइड की परत। अगला देखेंगे। भूकंप मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? बताइए। सोनू निषाद ए, गिरिराज सिंगर ए। भूकंप मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, रिएक्टर स्केल। रोहित भारिया डी, रविराज ए, लोकेश जी बी, रोहित भूरिया डी। अब देख लेते हैं। थर्मामीटर ताप नापेगा। क्या नापेगा? ताप। कमरे का ताप कहीं में नापोगे? थर्मामीटर में। डॉक्टर आपका ताप कहीं में नापेगा? थर्मामीटर में। स्पीडोमीटर में गाड़ी की स्पीड नापोगे। किसकी स्पीड नापोगे? गाड़ी की। बैरोमीटर में वायुमंडल का दाब नापोगे। तो ऑप्शन क्या बच गया? डी, रिक्टर स्केल। अब रिक्टर स्केल को समझ लेते हैं। रिक्टर स्केल, ये रिक्टर स्केल एक पैमाना होता है जिससे हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं कि भूकंप कितनी तीव्रता का आया है, क्योंकि भूकंप अलग अलग तीव्रता का आता है। इसमें जो पैमाना रहता है 0 से ले जाके 9 तक रहता है, 0 से 9 तक। जैसे ही 0 से 1 पे गए, ये 10 गुना खतरनाक हो जाएगा। 0 से 1 पे गए 10 गुना खतरनाक, 1 से 2 पे गए वापिस 10 गुना और खतरनाक। तो इनकी तीव्रता बढ़ती जाएगी। ठीक है, और सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ पे आते हैं विश्व में? ये भी बताइए मुझे। चलो क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक भूकंप, सर्वाधिक भूकंप, विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? चलो ये आपके लिए क्वेश्चन है। लोकेश सोलंकी जी, जापान। बिल्कुल सही है, पहली बार में ही जवाब दे दिया आपने। कहाँ पे आते हैं? जापान। चलो अब इस क्वेश्चन को पलट के पूछ लेता हूँ। विश्व में किस
महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं? महासागर के किनारे, बताइए किस महासागर के किनारे सर्वाधिक भूकंप आएंगे, जिसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं लगभग 67%। और रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है बताइए, ऑप्शन का इंतजार है आपके, बताइए रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में, किसमें? प्रशांत महासागर में पड़ेगा। और 67% भूकंप यहीं पे आते हैं। इसमें कौन कौन से देश आ गए? जापान, फिलीपींस, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भूकंप प्रभावित देश है। जापान में तो अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इंडिया में भूकंप आते हैं तो इंडिया प्रशांत महासागर में पड़ता है, वो पड़ेगा मध्य अटलांटिक पेटी में। किस में पड़ेगा? मध्य अटलांटिक पेटी के वहाँ पड़ेगा। तो प्रशांत महासागर से भारत का कोई संबंध नहीं है भूकंप में। तब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा स्तनधारी। क्या पूछा है? सबसे बड़ा स्तनधारी। तो सबसे पहले आप पता लगाओ, चूहा तो देखो छोटा ही होता है, कैंसिल कर दो पहली फुर्सत में। फिर अगला देखेंगे मनुष्य, कैंसिल करो क्योंकि व्हेल मछली तो मनुष्य से बड़ी होती है। चमगादड़, चमगादड़ क्या है? पक्षी है, ये कैंसिल हो जाएगा। पक्षी के साथ साथ में स्तनधारी भी है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा कौन सा पक्षी है जो स्तनधारी है, तो क्या नाम लोगे? चमगादड़। ऐसा पक्षी जो स्तनधारी है, चमगादड़। अब बात करेंगे ये तीन ऑप्शन की, तो मनुष्य मैंने क्यों कैंसिल किया? क्योंकि मनुष्य से बड़ा हाथी होता है और वो भी स्तनधारी है, ठीक है। लेकिन ब्लू मछली हाथी से भी बड़ी होती है और वो स्तनधारी है, ठीक है। चूहा तो आपको सबको मालूम है बहुत छोटा होता है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? ब्लू व्हेल, 10 हाथी के बराबर। कितने हाथी आ जाएंगे? 10 हाथी। तो सबसे बड़ा स्तनधारी ये हो गया। और ये बच्चे को जन्म देती है। स्तनधारी किसको बोलते हैं पहले ये समझ लो, जो बच्चे को जन्म देता है उसको क्या बोलेंगे? स्तनधारी, ठीक है, हो गया। और जो अंडे देता है वो स्तनधारी नहीं कहलाएगा। मनुष्य का रक्तचाप होता है, मनुष्य का रक्तचाप होता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 120 से 80, 200 से 30, 300 से 140, 140 से 60। पहले रक्तचाप को समझ लो, उसके बाद में आप ऑटोमेटिक आंसर मुझे दे दोगे, लगता है मुझे ऐसा। रक्तचाप क्या होता है? आप सबको मालूम है कि अपना हृदय धड़कता है, तो हृदय होता है एक प्रेशर क्रिएट करता है, उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक, एक मिनट, सिस्टोलिक। जब ये प्रेशर क्रिएट करेगा तो उस दाब को क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक। और ये कितना होता है? 120। प्रेशर रिलीज करेगा तो कितना कर दिया इनने? 120। जब ये प्रेशर को उसको बोलेंगे डायस्टोलिक। जब ये प्रेशर रिलीज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक। और जब ये उसके बाद की जो प्रोसेस होती है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। ये कितनी होती है? 80। आप सबने देखा होगा डॉक्टर आपके हाथ में एक पट्टा बांध के आपका जो रक्तचाप है वो मापते हैं, तो वो क्या देखते हैं? ये रेंज देखते हैं कि 120 से कितना आगे है और 80 से कितना कम है। इससे मालूम पड़ जाएगा आपको हाई बीपी है या लो बीपी है। हाई बीपी में 120 से ऊपर चल जाएगा और लो बीपी में 80 से भी कम चल जाएगा। तो ये आपको डॉक्टर देखते हैं। और इसको मापने के 2 पैमाने होते हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग। एनालॉग में वो आपको जो पंप होता है उससे प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 120 से 80, ठीक है, रक्तचाप, ठीक है। अब धड़कन की बात कर लेते हैं। कितनी धड़कन होती है स्वस्थ मनुष्य में? बताइए मुझे, ऑप्शन में आप देख रहा हूं यहाँ पे। स्वस्थ मनुष्य की धड़कन बताइए कितनी बार चलती है 1 मिनट में? मैं आंसर देख रहा हूं कितनी बार। अनिल जी 72, लोकेश 72, हेमंत पटेल 72, 72 बार, बिल्कुल सही। अब मुझे बताइए बच्चों में क्या होता है? बच्चों में धड़कन बताइए, क्या उनकी धड़कन तेज है या फिर कम है? बच्चों का बताइए। बच्चों की धड़कन 72 से ज्यादा बार चलती है, ठीक है, और बुजुर्गों में कम हो जाती है। क्लियर हुआ?
अगला प्रश्न लास्ट है मेरे हिसाब से, ये 35। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? निर्वात, पहला ऑप्शन निर्वात, दूसरा वायु, तीसरा इस्पात, चौथा पानी। बताइए। तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं। सबसे पहले हमको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमको ये चीज करना चाहिए कि ध्वनि का माध्यम क्या है। ध्वनि का माध्यम क्या है? ध्वनि के 3 माध्यम है जिसमें वो बहेगी, एक तो ठोस, एक द्रव और एक गैस। तो सबसे ज्यादा ठोस में, फिर उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। तो देख लो, वायु गैस है सबसे कम। यहाँ पूछा सबसे कम पूछा है क्या? ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, तो मैंने क्लियर बता दिया। देखो निर्वात में ध्वनि नहीं चलेगी। क्यों? निर्वात मतलब माध्यम ही नहीं है। प्रकाश अपना निर्वात में चलेगा लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चलेगी, तो इसको कैंसिल करो। अब 3 ऑप्शन बचे आपके, वायु, इस्पात, पानी। अब यहाँ पे अपने से कम पूछा है। क्या पूछा है? कम। तो आप बताओ इसमें से गैस क्या है? वायु। और पानी क्या है? द्रव है। तो अब अपने पास ऑप्शन क्या बचा? वायु। सबसे कम काय में? वायु में जाएगा इसके हिसाब से। अब यहाँ समझ लो ध्वनि की चाल का एक बार और। चलो मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं, धातु की पूछ लेता हूं। धातु में एल्यूमिनियम, धातु में सर्वाधिक ध्वनि की चाल बताइए। बिना ऑप्शन के ही पूछ रहा हूं। धातु में ध्वनि की चाल सर्वाधिक, कौन सी धातु में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी? रोहित भूरिया जी ने पहले ही बिल्कुल सही आंसर बता दिया है। कांग्रेचुलेशन, आपका आंसर आएगा एल्यूमिनियम। क्या आएगा? एल्यूमिनियम। लोहा देखो भारी होता है फिर भी उसकी तेज स्पीड नहीं रहेगी, एल्यूमिनियम में सबसे तेज होगा वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। और ध्वनि से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन कर लें। ध्वनि की तीव्रता किस में नापेंगे अपन? बताइए मुझे, मैं आपका वेट कर रहा हूं। ध्वनि की तीव्रता देखो, आपको कुछ ध्वनि तेज लगती है, कुछ धीमी लगती है, तो वो उसकी तीव्रता कहलाती है। तो इसकी तीव्रता अपन किस में नापेंगे? और डीबी बता रहे हैं कुछ लोग, बिल्कुल सही है। किस में नापेंगे? डीबी में, यानी डेसिबल में। किस में? डेसिबल में। और ध्वनि की चाल किस में नापेंगे? चलो पहला तो हो गया तीव्रता, किस में नापेंगे? डेसिबल में। अब ध्वनि की चाल बताओ। अभी हमने चाल की बात कर रहे हैं, ध्वनि की चाल किस में नापेंगे? और ध्वनि की तीव्रता तो अपना क्लियर हो गया, डेसिबल। अब बताइए। रमेश, विशाल रमेश बता रहे हैं मीटर, बिल्कुल सही है। किसमें नापेंगे? मीटर में। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। आपको प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूर खड़ा होना पड़ेगा उस जगह से? प्रतिध्वनि, जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हैं और आपको प्रतिध्वनि सुननी है, तो कितने डिस्टेंस पे आप खड़े रहोगे कि आपकी आवाज लौट के आएगी? बताइए, वो मुझे संख्या बताइए मीटर में। कितनी दूर खड़े रहोगे तो आपको आपकी आवाज रिटर्न सुनाई देगी? यहाँ पे आप हो ए पे और बी पे एक दीवार है और ये आवाज आपके पास रिटर्न आना चाहिए, तो ये दूरी क्या होगी? अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। अनिल जी 20 मीटर बता रहे हैं, थोड़ा ज्यादा बता दिया आपने। ललित मिश्रा जी 40 बता रहे हैं, दीपू 2 बता रहे हैं, देवराज 20। ये 20,000 हर्ट्ज क्या है? 40, 20 मीटर, 15 मीटर, अभी सब रेंज के आसपास पहुंच रहे हो आप। रोहित 25 मीटर। असलम जी क्या बता रहे हैं? 15 मीटर। अनिल जी 15 मीटर, आसपास ही हो। लोकेश जी 15। आर्मी लवर जी तो कुछ और ही बता रहे हैं हर्ट्ज में, ये पता नहीं क्या बता रहे हैं। रणजीत जी 12। विशाल जी 2000 से ज़्यादा के पीछे पड़े हैं और कुछ लोग 10 मीटर भी बता रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। 1 मिनट और वेट करता हूँ। चलो ठीक है, नहीं बता पा रहे हो आप। 17 मीटर। कितने मीटर? 17 मीटर। किसने बताया? दीपू सिंह ने बताया। चलो
खुश रहो। अब आप देखिए यहाँ सोनार एक नाम आ गया, किसी बच्चे ने सोनार बोला है, तो अब मुझे बताइए सोनार क्या होता है। किसी बच्चे ने यहाँ पे सोनार बोला है, तो सोनार क्या होता है, इसका उपयोग बताइए क्या है। सोनार का उपयोग बताइए, इसको क्यों उपयोग में लाते हैं सोनार को। चलो ऑप्शन में देख रहा हूं, बताइए सोनार को उपयोग में क्यों लाएंगे। सोनार क्या है, इसको उपयोग कहाँ पे होता है, एक उपयोग बताइए। पनडुब्बी में यूज होता है, ठीक है। किसने बताया, अनिल जी ने बताया पनडुब्बी में यूज होता है। सोनार नेवी में किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब सोनार को समझ लीजिए। आप महासागर में एक जहाज चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, जहाज। ये जहाज है, ये जहाज चल रहा है। अब आपके यहाँ पे मान लो ये पानी है पूरा, और मान लो यहाँ पे एक पहाड़ वो आ गया, चट्टान आ गई, तो आपके यहाँ पे एक सोनार सिस्टम लगा रहता है, तो वो तरंगे भेजता है, वो तरंगे टकरा के वापस रिटर्न आती है, तो उससे पता लग जाएगा बीच में कुछ रुकावट तो नहीं है। यदि ये तरंगे नहीं छोड़ेगा और जहाज टकरा गया तो लाखों लोगों की मौत हो जाएगी इसके लिए, और वो डूब भी जाएगा। इसके लिए ये सोनार बहुत जरूरी है। सोनार कौन सी ध्वनि छोड़ता है ये बताइए मुझे, कौन सी ध्वनि छोड़ेगा वो, कौन सी ध्वनि छोड़ेगा, तीन में से एक बताइए। श्रव्य, पराश्रव्य या अश्रव्य, कौन सी ध्वनि छोड़ेगा। श्रव्य, पराश्रव्य, अश्रव्य, ये सोनार सिस्टम जो यूज होता है इसमें कौन सी ध्वनि छोड़ेगा वो। विशाल जी क्या बोल रहे हैं, पराश्रव्य, अश्रव्य, पराश्रव्य, बिल्कुल इसका क्या आएगा, पराश्रव्य। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। और मनुष्य किस ध्वनि को सुन सकता है, अगला क्वेश्चन ये। एक मिनट में पहले इरेज कर देता हूं। मनुष्य किस ध्वनि को सुन सकता है, तीन ऑप्शन मैं दे रहा हूं यहाँ पे, अश्रव्य, पराश्रव्य या श्रव्य। पराश्रव्य और श्रव्य, बताइए। श्रव्य, इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए जल्दी से। श्रव्य 20,000 हर्ट्ज तक, बिल्कुल सही है। कितने से, 20 से ले जाके 20,000। हमारा यहाँ पे मकसद है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसको पूरा डिटेल से पढ़ें, ना कि आप आधा अधूरा पढ़ें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको एग्जाम में नुकसान पहुंचाएगा। तो आप जो भी क्वेश्चन करें उसके आसपास के सारे क्वेश्चन क्लियर करें। तो हमारी कोशिश ऐसी आगे से रहेगी कि हम कोई भी टॉपिक आपको कराएंगे तो उसको इन डिटेल्ड में करवाएंगे, ताकि आपको कोई दूसरी जगह जाना नहीं पड़े, आप यहीं पे पूरा नॉलेज गेन करें। तो इसी के साथ में हम समाप्त करते हैं। सबसे पहले आप मुझे कल क्या बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, मैं कल काउंटिंग आपसे चाहूँगा। ये आप जो OMR शीट है आपने ये फिल कर दी अभी, तो इसके क्वेश्चन आपको क्या करना है, काउंट करना है, वो कितने सही हुए कितने गलत हुए ये भी देखना है। इसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी, तो आप अभी अपनी आंसर की से मिलाइए और देखिए आगे आने वाला टाइम में हम नेगेटिव मार्किंग भी रखेंगे। सेम आर्मी पैटर्न पे हमारा कोर्स चलेगा, ठीक है, और उसमें आपको प्राइज भी मिलेगा, ठीक है। अलग अलग तरह के हम कंपटीशन करवाएंगे आपसे, ताकि आपका कंपटीशन में लेवल क्या है, जब ओरिजिनल आप एग्जाम देंगे तो आपका वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए, हमारी ये इच्छा है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। इनका बोल दो। कल हमारी क्लास मॉर्निंग में हो सकती है, तो टाइमिंग आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप देखते रहें यूट्यूब पे।
ठीक है, आपको मॉर्निंग में मेरी एक और क्लास मिलने वाली है, ठीक है।